23 जून 2018 थाईलैंड की एक लोकल जूनियर फुटबॉल टीम वाइल्ड बोर्स के 12 प्लेयर्स, जिनकी एज 11 से 16 साल के बीच में थी, और इनके 25 साल के असिस्टेंट कोच, जिनका नाम एकाफन कांतावंग था, ये लोग प्रैक्टिस मैच के बाद अपने एक साथी का जन्मदिन मनाने और कुछ एडवेंचरस करने की सोचते हैं। और इसके लिए जगह चुनी गई थाईलैंड के मे साय जिले के गांव चियांग राय प्रोविंस में बनी गुफा थाम लुआंग नांग। हालांकि उनकी टीम के 2 प्लेयर्स ने जाने से मना कर दिया था, क्योंकि एक लड़का उस दिन बाइसिकल से नहीं आया था और दूसरे को घर जल्दी जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करना था। तो इन 12 लड़कों और इनके असिस्टेंट कोच ने ही जाने का प्लान बनाया, और इसकी खबर किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को नहीं थी। सभी लड़के और उनके कोच अपने साइकिल और बैग्स लेकर थाम लुआंग केव के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और केव के बाहर अपनी अपनी साइकिल पार्क करके अंदर जाने लगते हैं। एडवेंचर करने का जुनून इन बच्चों को गुफा के कई किलोमीटर अंदर तक खींच लाया। कुछ नया एक्सप्लोर करने का जोश और जश्न में डूबे इन बच्चों को पता ही नहीं चला कि कब वो केव के लगभग 6 किलोमीटर अंदर तक आ गए। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे गुफा के अंदर अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। अब इधर बाहर मौसम भी करवटें बदलने लगा था, और देखते ही देखते बाहर भारी बारिश शुरू हो गई, जिसकी जरा सी भी भनक गुफा के अंदर मौजूद इन बच्चों को नहीं थी। जब आप केव के काफी अंदर होते हैं तो बाहर की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। इसलिए इन 13 लोगों को जरा भी भनक नहीं पड़ी कि उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि थाम लुआंग केव डुइंग नांग नॉन नाम के एक माउंटेन रेंज के नीचे बनी हुई है। तो माउंटेन से पानी नीचे डायरेक्टली केव में ही भरने लगा था। घनघोर अंधेरा होने और काफी समय बीत जाने के चलते अब सभी ने वापस गुफा से बाहर निकलने का सोचा। लेकिन जैसे ही ये लोग कुछ दूर वापस चले तो उन्होंने कुछ ऐसा दिल दहलाने वाला वाकया देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। दरअसल गुफा के रास्ते से पानी का तेज बहाव अंदर की तरफ आ रहा था, जो कि लगातार हो रही बारिश के कारण अब विकराल रूप धारण करने वाला था। और तब तक कोच एकाफन कांतावंग को यह समझ में आ गया था कि अब जब तक वाटर लेवल कम नहीं होता है तब तक बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी केव के काफी अंदर पहुंच चुके थे। और जब पानी बढ़ने लगा तो उन्हें मजबूरन केव के और अंदर जाना पड़ा, और ऐसा करते करते वो केव में एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो पानी के लेवल से 14 फीट और केव के लोवेस्ट पॉइंट से 124 फीट ऊपर थी। अब इस जगह पर वो खुद को कुछ हद तक तो बचाए रख सकते थे, और ये सारे लोग यहाँ एक चट्टान पर बैठकर गुफा में पानी के कम होने का इंतजार करने लगे ताकि वह जल्द ही यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन यहाँ पानी का स्तर घटने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब तक बच्चे केव में फंस चुके थे और इधर देर रात हो चुकी थी, और जब बच्चे देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो उनके पेरेंट्स ने फुटबॉल टीम के हेड कोच को फोन किया। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, तब हेड कोच ने फुटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच कांतावंग को कॉल किया, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने एक एक करके फुटबॉल टीम के बच्चों को कॉल किया, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। लेकिन तभी संगपोन कांतावंग नाम के एक लड़के का फोन लग जाता है। संगपोन भी वाइल्ड बोर्स टीम का पार्ट था। वो हेड कोच को बताता है कि बाकी सभी लड़के और असिस्टेंट कोच थाम लुआंग केव एक्सप्लोर करने गए हैं और उसके पास साइकिल नहीं थी, इसीलिए वो नहीं जा पाया और घर आ गया। 23 जून की उस रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे हेड कोच और बच्चों के पेरेंट्स थाम लुआंग केव के बाहर पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर बच्चों की बाइसिकल और बैग्स परे हुए मिलते हैं। वो ये भी देखते हैं कि पानी तेजी से केव में भर रहा है और इससे साफ था कि बच्चे अंदर फंस चुके हैं। इसके बाद वो इमरजेंसी सर्विसेज और पुलिस को कॉल करते हैं। इसके बाद यह न्यूज पूरे थाईलैंड और दुनिया भर में फैल जाती है कि 13 लोग थाम लुआंग केव में फंस चुके हैं, और अब पुलिस एंड थाईलैंड के नेवी सील्स की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। इसके साथ मीडिया और एम्बुलेंस भी उस केव के पास पहुंचते हैं, और जो जगह कुछ टाइम पहले बिल्कुल वीरान थी वो अब पूरी दुनिया के लिए एक सेंटर पॉइंट बन चुका था। उधर वो लड़के और उनके कोच केव में बहुत अंदर तक जा चुके थे और एक एलिवेटेड एरिया पर वो बैठे हुए थे। उन्होंने रात वहीं पर बिताई। असिस्टेंट कोच को लग रहा था कि शायद सुबह तक पानी कम हो जाएगा और हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इन लोगों को भूख भी लगने लगी थी, पर इनके पास खाने का कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये सारे बस कुछ देर के लिए अंदर जाने का सोच कर आए थे, इसलिए खाने के लिए कुछ भी साथ में नहीं लाए थे। हालांकि इनके कोच एक मोंक थे और उन्हें लंबे समय तक फास्ट रखने का एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने बच्चों को मेडिटेशन करना सिखाया और एक खास तरीके से सांस लेने को कहा ताकि वो अपनी एनर्जी और केव के ऑक्सीजन को जितना हो सके सेव कर सके, जब तक कि बाहर से कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ जाते। इधर नेवी सील्स केव के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उन्हें कुछ दूर जाकर फिर वापस लौटना पड़ता है। और वैसे भी थाम लुआंग केव कोई छोटी मोटी गुफा नहीं थी। इस केव के अंदर घुसने पर 1 किलोमीटर बाद सैम एक सेक्शन आता है, और यहाँ पर केव 2 रास्तों में डिवाइड हो जाती है, जहाँ पर एक रास्ता 10 किलोमीटर की गहराई तक भी जाता है। तो थाई अथॉरिटीज को ये तो पता था कि अगर वो 13 लोग जिंदा हैं तो वो केव में काफी अंदर और किसी अधिक ऊंचाई वाले एरिया पर ही होंगे। ऐसे में नेवी सील्स के लिए ये मिशन काफी मुश्किल था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर्स नहीं थे, और वहीं दूसरी तरफ केव के पानी में
मिट्टी के मिलने की वजह से विजिबिलिटी स्टेटस लगभग 0 हो गई थी। ऐसे में नेवी सील्स को एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर्स के हेल्प की जरूरत थी। इधर टाइम हाथों से बड़ी ही तेजी से फिसलता जा रहा था और देखते ही देखते घंटे कई दिनों में बीत गए, लेकिन उन लोगों को वहां से बाहर निकालने का कोई सही रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए थाई अथॉरिटीज इस मुश्किल हालात में ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल से हेल्प लेते हैं, जिसके बाद इंग्लैंड से 3 एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर्स की टीम जरूरी इक्विपमेंट के साथ थाम लुआंग पहुंच जाते हैं। उधर एडमिनिस्ट्रेशन भी अब तक लाखों लीटर पानी मशीनों के जरिए गुफा से बाहर निकाल चुका था ताकि अंदर जाने का कोई रास्ता बनाया जा सके, लेकिन अफसोस इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज था और कहीं कहीं जमीन भी काफी दलदली हो चुकी थी, जिसके कारण भी डाइवर्स आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी वह लगातार आगे जाने की कोशिश में लगे रहे। वहीं दूसरी ओर पानी के बहाव को कम करने के लिए जियोलॉजिस्ट्स की मदद ली गई, जिसमें सबसे पहले यह जांच किया गया कि पानी के गुफा में जाने के रास्ते कौन कौन से हैं। पानी के केव में जाने वाले सभी रास्तों की खोज की गई और तुरंत उन सभी जगहों पर छोटे छोटे डैम्स बनाने का डिसीजन लिया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो गुफा में पानी का लेवल लगातार हाई होता रहता, जो कि अंदर फंसे हुए बच्चों के साथ साथ उन्हें ढूंढने वाले डाइवर्स के लिए भी मुश्किल साबित हो सकता था। सो प्लान पर अमल किया गया और डैम्स के कंस्ट्रक्शन के बाद अब गुफा में पानी का लेवल कुछ कम होने लगा था। इधर डाइवर्स भी तमाम दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद पानी को चीरते हुए लगातार आगे जा रहे थे। तभी एक ब्रिटिश डाइवर जॉन वोलंथेन को वहां अचानक ह्यूमन स्मेल महसूस हुई। अब डाइवर्स में भी एक उम्मीद की किरण जगी कि हो ना हो बच्चे यहीं कहीं आसपास हैं, जिसके बाद मात्र कुछ ही देर की सर्च के बाद सभी 13 लोगों को डाइवर्स की टीम ने लगभग 9 दिन बाद एक ऊंची चट्टान पर मेडिटेट करते हुए केव के एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर अंदर खोज लिया था। डाइवर्स को अपने पास मदद के रूप में देखकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब सबसे पहले बच्चों को खाने पीने का सामान दिया गया, क्योंकि लगभग 9 दिनों से भूखे बच्चे काफी कमजोर हो चुके थे। क्योंकि अब 13 लोगों के साथ कई डाइवर्स भी केव के अंदर मौजूद थे, तो ऐसे में वहां ऑक्सीजन का लेवल और भी तेजी से घटने लगा था। इसलिए इसे पूरा करने के लिए तुरंत ही केव के बाहर से एक पाइप के जरिए 200 ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर पहुंचाई गई, ताकि सभी को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाए और बच्चों के पास इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स की एक टीम भेजी गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए। तो काफी सोच विचार के बाद इसके लिए 3 ऑप्शंस को कंसिडर किया गया। पहला ऑप्शन ये कि सभी 13 लोगों को स्कूबा गियर की मदद से डाइविंग सिखाई जाए और सभी को डाइविंग करा के बाहर निकाला जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि 4 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड केव में जीरो विजिबिलिटी के साथ डाइविंग करना किसी नए डाइवर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और सबसे बड़ी बात कि 9 दिनों से भूखे प्यासे इन बच्चों में इतनी एनर्जी बची ही नहीं थी कि वह 4 किलोमीटर तक स्विमिंग कर पाए। ऐसे में यह उपाय खारिज कर दिया गया। दूसरा ऑप्शन ये था कि केव के ऊपर से माउंटेन को ड्रिल करके बच्चों तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाए और वहां से बच्चों को लिफ्ट करके निकाला जाए। इस तरह की केसेस में काफी बार ड्रिलिंग मेथड का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस मेथड का यूज कर पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि थाम लुआंग पहाड़ के नीचे बनी गुफा है और इसके 1 किलोमीटर ऊपर तक सॉलिड रॉक के माउंटेन्स हैं, जिसे ड्रिल करने में काफी समय लग जाता और उसके बाद भी ड्रिलिंग के जरिए वो केव में सही जगह पर पहुंचते, इसकी कोई भी गारंटी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी ड्रिलिंग का प्रोसेस शुरू किया जाता है, लेकिन ड्रिलिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कुछ लोग घायल हो जाते हैं और इसके बाद ड्रिलिंग के इस मेथड को यूज करने का प्लान भी ड्रॉप कर दिया जाता है। और तीसरा ऑप्शन ये कि बच्चों को सभी बेसिक नेसेसिटीज के साथ वहीं छोड़ दिया जाए और मानसून के खत्म होने का इंतजार किया जाए और मानसून के बाद बच्चों को वहां से बाहर निकाला जाए। लेकिन यह ऑप्शन भी काम का साबित नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि इतने लंबे समय तक बच्चों को केव में छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि एक तो केव में ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे कम हो रहा था और दूसरा कि अगर ज्यादा बारिश हुई तो वो एलिवेटेड एरिया भी पानी में समा जाता जिस पर ये बच्चे थे। सो अब जल्दी ही रेस्क्यूअर को ये समझ में आ गया कि ये तीनों ही ऑप्शंस प्रैक्टिकल नहीं है और इसलिए ऐसे में बच्चों को बाहर निकालने के लिए किसी दूसरे तरीकों को खोजना शुरू किया गया। वहीं दूसरी ओर इजराइल मैक्सटेक और सील नेवी द्वारा फाइबर ऑप्टिक केबल को केव में इंस्टॉल किया गया ताकि इंटरनेट कनेक्शन के जरिए बच्चे अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कर सकें, जिससे बच्चों का हौसला बना रहे। यह सब करने के बाद अंत में डिसाइड किया गया कि बच्चों को बेहोश करके बाहर लाया जाएगा, जिससे वो अंडरग्राउंड केव में डाइविंग के दौरान पैनिक ना करे। और क्योंकि बच्चे तैरने में भी केपेबल नहीं थे, ऐसे में एक बच्चे को बाहर लाने की जिम्मेदारी 2 डाइवर्स को दी गई। इस प्लान के अकॉर्डिंग यह तय किया गया कि बच्चों को एक फ्लोटिंग किट में लपेटा जाएगा और किट का आगे वाला हिस्सा पहले डाइवर के पास रहेगा, वहीं पीछे वाला हिस्सा दूसरे डाइवर के पास। इसकी परमिशन मिलने के बाद फर्स्ट फेज में 4 बच्चों को एनेस्थीसिया दिया गया और ऑक्सीजन मास्क पहनाकर फ्लोटिंग किट में लपेटा गया। अब डाइवर्स के हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि फ्लोटिंग किट में लपेटा गया बच्चा और 4 किलोमीटर की स्विमिंग। अब ऐसे में जरा सी चूक भी एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी, लेकिन डाइवर्स ने बड़ी सूझबूझ के साथ
साथ 8 जुलाई 2018 को शाम 7:55 पर इन चारों बच्चों को सेफली केव से बाहर निकाल दिया। अगले दिन भी इसी तरह से 4 और बच्चों को केव से बाहर निकाला गया। 10 जुलाई 2018 ये वो दिन था जब 6:38 पर बाकी बचे हुए सभी बच्चों और उनके कोच को सेफली बाहर निकालकर इतिहास रच दिया गया। लगभग 18 दिनों तक केव में फंसे रहने के बाद सभी बच्चों को जिंदा बाहर निकालना किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बहादुर फॉर्मर नेवी सील ऑफिसर समन कुनन बच्चों को बचाते हुए अपनी जिंदगी की जंग हार गए। वेल केव से बाहर निकालते ही बच्चों को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उन्हें कई दिनों तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया ताकि इनमें किसी भी तरह का डिजीज या इतने दिनों तक भूखे रहने के बाद बॉडी में किसी भी तरह की डिफिशियंसी हो तो उसे ट्रीट किया जा सके। लगभग 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद इन सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जान गंवाने वाले समन कुनन को ट्रिब्यूट करने के लिए उनका ब्रॉन्ज स्टैच्यू इस केव के बाहर लगाया गया, जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर 13 लोगों को नई जिंदगी दी थी। सो सल्यूट टू द स्पिरिट ऑफ दीज चिल्ड्रन, देयर कोच और उन सभी डाइवर्स की हिम्मत को जिन्होंने इतनी मुश्किल सर्कमस्टांसेस में भी हार नहीं मानी।